हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ कोचिंग वाला। कैसे हो आप सब? बढ़िया। दोस्तों, आज हम लोग कोई लेक्चर नहीं करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझने वाले हैं, कोई मैथमेटिकल रीजनिंग का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करेंगे, कोई बैंकिंग नहीं पढ़ रहे हैं। आज हम लोग इस चैनल पे आप लोग को क्या पढ़ाया जाएगा, क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या क्या कंटेंट मिलेंगे और वो किससे रिलेटेड है, ये हम लोग को तो पता ही है कि वो है नेट एग्जाम से रिलेटेड। तो यूजीसी नेट एग्जाम क्या है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, पासिंग मार्क्स क्या होते हैं, सब्जेक्ट्स क्या क्या है, पढ़ने क्या क्या होते हैं। ये सारे डिटेल को इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं और थोड़ा देखते हैं कि कितने सिंपल या कितना टफ है ये एग्जाम हमारे लिए, ये आज हम लोग समझेंगे, है ना। चलते हैं क्लास में और देखिए क्या आज क्लास में हम लोग समझते हैं। चलिए, यहाँ आ गए क्लास में। अब देखिए हम लोग क्या देखने वाले हैं कि नेट जेआरएफ एग्जाम क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एनटीए है वो एग्जाम लेती है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए या जूनियर रिसर्च फेलो बनने के लिए। अगर आप नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो आपको क्या क्या इसके बेनिफिट्स होंगे वो हम लोग देखते हैं। तो नेट जेआरएफ एग्जाम एक्चुअली है क्या? नेट जेआरएफ एग्जाम, नेट जेआरएफ एनटीए हैज बीन इंटरेस्टेड बाय यूजीसी। यूजीसी यूजीसी जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये पहले तो यूजीसी ही एग्जाम लेती थी, अब यूजीसी एनटीए को ट्रांसफर की है, या कह सकते हैं अब एनटीए ही एग्जाम लेता है। वो एक टेस्ट कंडक्ट करता है, नेट जिसको हम लोग नेट बोलते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, विच टेस्ट टू डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ इंडियन नेशनल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। इस टेस्ट को क्वालिफाई करने से आप क्या बन सकते हैं? असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं या जूनियर रिसर्च फेलोशिप आप अवेल कर सकते हैं। अ, ये आप कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर या ये जो आपका जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो आपको मिलेगा वो किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज ज्वाइन करके आपको मिल सकता है। ठीक है। तो नेट एग्जाम बेसिकली हम लोग जब हम लोग मास्टर्स में होते हैं, बहुत सारे क्वेरीज हैं। जब पीजी में हम लोग होते हैं, मास्टर्स में होते हैं, तो हमें या ग्रेजुएशन में होते हैं या लास्ट ईयर में, हमें पता ही नहीं होता है कि नेट एग्जाम नया नया सुने होते हैं उतना। बहुत लोग तो अवेयर ही नहीं है इस एग्जाम से। तो बहुत लोग जो अवेयर नहीं है, मैं उन्हीं के लिए ये वीडियोस बना रहा हूँ ताकि वो ये देख के समझ सकें कि इस फील्ड में करियर है, इसमें करियर परस्यू कर सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो हम लोग देखते हैं, है ना। देखिए, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले जाने तो 55% मार्क्स जो जनरल कैटेगरी के हैं वो किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी उनका कोई भी सब्जेक्ट है जो ह्यूमैनिटीज में आता है या साइंस को छोड़ के, साइंस वाले लोग का CSIR नेट होता है। जो बाकी साइंस वाले सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ऑलमोस्ट 82 सब्जेक्ट, टोटल 82 सब्जेक्ट्स से नेट का एग्जाम होता है। ठीक है, सिलेबस क्या होता है आगे हम लोग देखेंगे ही, तो वहां समझ लेंगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है कि मास्टर डिग्री में आपको 55% मार्क्स लाने होंगे। मतलब जो जनरल कैटेगरी के पर्सन है इंडिया में, उनको 55% मार्क्स चाहिए मास्टर्स में, मतलब एमकॉम, एमए ऐसे सब्जेक्ट्स में 55% मार्क्स आप लेके आए हो। या अगर आप ओबीसी, एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी ये सब कैटेगरी में आ रहे हो तो 50% मार्क्स चाहिए होता है, तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, है ना। अब देखते हैं एज लिमिट क्या है। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि लाइफ में आप जितना टाइम चाहो नेट एग्जाम दे सकते हो, जितना बार चाहो जेआरएफ के लिए एग्जाम दे सकते हो। नेट और जेआरएफ, ये जो डाउट है कि सर क्या नेट के लिए अलग एग्जाम होता है, जेआरएफ के लिए अलग एग्जाम होता है, तो नहीं। नेट और जेआरएफ एक ही एग्जाम में, आप समझ लीजिए दो पहलू है। जो टॉपर्स होते हैं, या कह सकता हूं जो रैंक होल्डर होने वाले हैं, जो फर्स्ट टॉपर्स स्टार्टिंग से होते हैं, वो लोग जेआरएफ हो जाते हैं। और जो टोटल क्वालिफाइड पर्सन है, 6% लोग क्वालिफाई करते हैं, जितने लोग अप्लाई करते हैं उसका 6% लोग क्वालिफाई करते हैं नेट एग्जाम। और जो टॉप, वो उस 6% का जो 10% निकालेंगे, वो टॉपर्स जेआरएफ कहलाते हैं, उनको फेलोशिप अवेल किया जाता है। बाकी लोगों को फेलोशिप नहीं मिलता है, बाकी लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पास कर लिए होते हैं, है ना। तो एज लिमिट क्या है? तो नेट के लिए नो एज लिमिट, नो अपर एज लिमिट। नेट आप पूरी जिंदगी, आप बूढ़े हो गए, आप
आपके दादाजी, आपके पिताजी, वो भी चाहें वो भी नेट एग्जाम देंगे, उनमें कोई एज का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन आप जेआरएफ अवेल करना चाहेंगे, जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी, वो जेआरएफ के लिए एज लिमिट है। क्या लिमिट है भाई? तो जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए 30 ईयर, जो ओबीसी हैं उनके लिए 33 ईयर, और जो एस टी एस सी पीडब्ल्यूडी है उनके लिए 35 ईयर। 35 साल की उम्र तक ही एस टी एस सी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो है वो जेआरएफ के लिए फॉर्म भर सकते हैं, है ना। एग्जाम फी क्या लगता है सर? इतना डिटेल में मैं बता दे रहा हूँ ताकि इस चैनल पे इसी चीज का प्रिपरेशन कराया जाता है आपको कॉमर्स सब्जेक्ट से। आपका पेपर वन कॉमन है, जितने भी 82 सब्जेक्ट्स में एग्जाम होंगे सबका पेपर वन कॉमन होता है, पेपर टू सबका पर्सनल होता है एक तरह से। तो इस चैनल पे आपको पेपर टू कॉमर्स और पेपर वन का पूरा प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा, तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए और बने रहिए। एग्जाम फी क्या है? एग्जाम फी जनरल कैटेगरी के लिए 1100 है सर, ओबीसी के लिए 550 है, एस टी एस सी पीडब्ल्यूडी के लिए 275 है, ठीक है, 275 रुपीज। क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होता है? देखिए, हालांकि क्वालिफाइंग मार्क्स तो कट ऑफ है, आप कट ऑफ क्लियर करेंगे तो क्वालिफाई करेंगे, लेकिन एक कहा जाता है कि एक कुछ क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होना चाहिए। तो जनरल के लिए पेपर वन पेपर टू में 40%, जनरल एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 35%। ये तो कहने की बात है, 35% लाके आप पास नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं है आप 35% लाए हो आप क्लेम कर रहे हो कि ये तो क्वालिफाइंग मार्क्स था मैं क्वालिफाई कर गया हूँ। नहीं, यहाँ सारा खेल ये कम्पिटिटिव एग्जाम है, ये बस एक क्राइटेरिया डाल दिया गया है, कम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ सारा खेल कट ऑफ का है। अगर आप टॉप देखेंगे पर्सन, जैसे 6%, टोटल 100 लोग अप्लाई किए इस एग्जाम में, तो 100 में 6 ही लोग ऐसे हैं जो पास करेंगे। ये मैटर नहीं करता है कि कौन 35% ले आए, कौन 40% ले आए और वो कहेंगे कि मैं क्वालिफाई हूं, नहीं। टोटल टोटल 6% लोग पास करेंगे। वो 6% लोग, आप समझो कि मान लो कि टॉप 6% लोग 70% लेके आए हैं। टॉप 6% जो जो सबसे लो पर्सन है, जो छठा पर्सन है, उसका 70% आया, उससे ऊपर 72, उसका 75, 80 ऐसे लेके आ गया, मान लेते हैं। तो 70 कट ऑफ गया, उससे ऊपर वाले लोग क्वालिफाई किए, उससे नीचे वाले लोग क्वालिफाई नहीं करेंगे। समझ रहे हो? तो कट ऑफ का खेल है सारा ये, पासिंग मार्क्स का कोई सीन नहीं है, ठीक है। आते हैं एग्जाम पैटर्न में, ये समझना सबसे जरूरी है सर, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एग्जाम पैटर्न क्या है? देखिए, सबसे पहले जो हमारा एग्जाम का मोड होगा वो ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन एग्जाम होता है, ये ऑफलाइन एग्जाम नहीं है, ये ऑनलाइन एग्जाम है। एग्जाम का ड्यूरेशन 3 आवर का होता है, या 180 मिनट कह सकते हैं। एग्जाम का जो टाइप है पेपर का, पेपर जो पेपर वन है, हमारा पेपर वन और पेपर टू की यहाँ बात कर रहे हैं, तो जो पेपर वन है वो कॉमन फॉर ऑल कैंडिडेट, अभी मैंने बताया था कि सारे कैंडिडेट के लिए कॉमन है ये, है ना। पेपर टू जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन है, 82 सब्जेक्ट्स की बात हो रही है, मतलब कोई कॉमर्स से है तो उसको कॉमर्स का पेपर टू उसको मिलेगा, मीन्स कॉमर्स में आपको टैक्स है, ऑडिट है, अकाउंट है, आपका बिजनेस इन्वायरमेंट है, आप लॉ है, ये सारे सब्जेक्ट्स। अगर कोई मैनेजमेंट से है तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, जो भी मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स होंगे वो है। कोई हिंदी से है तो हिंदी का, कोई हिस्ट्री है तो मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, और भी जो भी सब्जेक्ट्स होंगे तो वैसे। तो जो जिसका पेपर टू जो भी स्ट्रीम है, जो जिससे वो ऑनर्स पेपर उनका ग्रेजुएशन में रहा, मास्टर्स जो उस सब्जेक्ट से किए हैं, उसी सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, उस पर्टिकुलर पेपर का सिलेबस रहेगा। लेकिन पेपर वन जो है वो कॉमन रहता है सबके लिए, और पेपर वन का सिलेबस क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। टोटल क्वेश्चन पेपर वन से कितने आएंगे? पेपर वन से 50 क्वेश्चन, पेपर टू से 100 क्वेश्चन, ठीक है। मतलब आपका अपना जो एरिया है उससे 100 क्वेश्चन है, और जो पेपर वन जो सबके लिए कॉमन है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, आईसीटी, रिसर्च, टीचिंग, ये सब टाइप के सब्जेक्ट्स हैं, उससे 50 क्वेश्चन है। मतलब देखिए, इसमें से जो आपका पेपर टू है उसमें आता है टोटल 100 क्वेश्चन, 10 यूनिट रहता है, ठीक है। 10 यूनिट्स रहेगा, सबसे कहा जाता है ऑन एन एवरेज कि 10 क्वेश्चन पर यूनिट आता है। ये एवरेज मान के चलते हैं, 10 क्वेश्चन पर यूनिट आएगा। इसमें भी 10 यूनिट होता है, 10 यूनिट होता है, और 5 क्वेश्चन पर यूनिट माना जाता है। किसी से 4, किसी से 6 आ जाता है, वो अलग पॉइंट है, पर यूनिट ऐसे माना जाता है कि पर यूनिट इसमें
5 क्वेश्चन पूछा जाएगा हर यूनिट से। ठीक है, अब आते हैं आगे। टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है? एमसीक्यू है। 4 ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन करेक्ट होता है, वो आपको सेलेक्ट करना है। पेपर 2 का सेम पैटर्न है, एमसीक्यू रहते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें एक करेक्ट ऑप्शन रहता है। टोटल मार्क्स कितना है? देखिए 50 क्वेश्चन है 100 मार्क्स का, ये 100 क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, मीन्स 2 मार्क्स इच क्वेश्चन। ठीक है। मार्किंग स्कीम क्या है? मतलब आप करेक्ट आंसर करते हो या नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है नेट में? सर नेगेटिव मार्किंग नेट में नहीं है, पर कंपटीशन इतना बढ़ रहा है, मे बी फ्यूचर में इसमें भी नेगेटिव मार्किंग देखने को मिले, बट अभी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अभी क्या मिलता है? 2 मार्क्स फॉर +2, मतलब 2 मार्क्स मिलता है एक करेक्ट आंसर करने पे, और 0 मार्क्स इनकरेक्ट, 0 फॉर इनकरेक्ट, मतलब आप गलत किए तो कुछ आपको नेगेटिव नहीं हो रहा है ना। और पेपर 2 का भी सेम है, 2 मार्क्स मिलेगा पर क्वेश्चन आप सही करते हैं तो। लैंग्वेज क्या है पेपर का? हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहता है आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग समझ गए कि इसमें क्या क्या है। अब किसी किसी को क्वेरी आता है कि सर अगर 3 घंटे का है तो क्या हमको पहले एक शिफ्ट मिलेगा कि पेपर 1 हम कर ले, फिर पेपर 2 के लिए आधा घंटा रुक के क्या एग्जाम होगा? नहीं, एक बार आप सेंटर में गए तो आपको टोटल 3 घंटे बैठने होंगे। 3 घंटे में टोटल आपको 150 क्वेश्चन करने हैं, 150 क्वेश्चन करके निकलने हैं, है ना। तो आप देखिए कि हाँ आपका यूनिट कौन सा है। आपका अगर यूनिट मीन्स आपका सब्जेक्ट कौन सा है, पेपर 2 जो भी सब्जेक्ट से आप पढ़े हैं वही आपका पेपर 2 होगा, और पेपर 1 सबके लिए कॉमन है। ठीक है, आते हैं अब सिलेबस में। सिलेबस में क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ, सिलेबस है ये पेपर 1 का। ठीक है, पेपर 1 का सिलेबस देखिए। पेपर 1 का सिलेबस क्या है? टीचिंग एप्टीट्यूड पहला यूनिट है, टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग में हम लोग पढ़ते हैं कि शिक्षण क्या है या टीचिंग क्या है, और मेथड ऑफ टीचिंग, जैसे लेक्चर है और भी बहुत सारे मेथड है। टीचिंग में ओवरऑल हम लोग पेडागॉजी, एंड्रोगॉजी, हिप्टोगॉजी, ये सारा कुछ पढ़ते हैं। मतलब पूरा टीचिंग पढ़ना है। बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान भी नहीं कह सकते हैं। मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली क्वालिफाई कर जाएंगे। इतना भी टफ एग्जाम नहीं है कि आप क्वालिफाई ही ना कर सको। आप एक बार पढ़ के तो देखो, फर्स्ट अटेम्प्ट में गट्स रखो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर जाओगे, है ना। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट में क्वालिफाई किया था, मैं सेकंड अटेम्प्ट फिर एग्जाम अपियर किया और मेरा फिर जेआरएफ हुआ है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई करना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में 3 क्वेश्चन से मेरा जेआरएफ रहा था, तो मैं फिर से मेहनत किया, क्योंकि जब चीजें हैं और मेहनत कर सकते हैं तो फिर से मैंने मेहनत करा, और मेरा फिर कॉमर्स से जेआरएफ हुआ है सेकंड चांस में, मतलब सेकंड अटेम्प्ट में। सेकंड यूनिट क्या है? सेकंड यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड में हम लोग रिसर्च आगे जाके, जैसे कोई जेआरएफ आगे हम लोग अभी ऊपर देख रहे थे कि हम लोग या तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं सर, या हम लोग जूनियर रिसर्च फेलोशिप उठाएंगे। फेलोशिप कितना मिलता है सर? तो फेलोशिप मिलता है 31,000 पर मंथ। पर मंथ, पर ईयर नहीं, पर मंथ 31,000 मिलता है। और 2 साल आप जेआरएफ उठाओगे, 2 साल आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप उठाओगे, मतलब 2 साल आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप का पैसा स्टाइपन जो है वो अवेल करोगे। 2 साल बाद आपका रिसर्च बढ़ जाता है, आपका स्टाइपन भी बढ़ जाता है, और वो आई थिंक 37,000 हो जाता है। ठीक है, और एचआरए अलग से 31,000 प्लस एचआरए। आप जिस सिटी में रहते हो उसमें एचआरए कौन सा लागू होगा? 24%, 18%, 16%। तो आप जहाँ के हो वहां, अगर आप दिल्ली की बात करते हो तो ऑलमोस्ट 31,000 प्लस 24% एचआरए मिल जाता है। अगर आप कराची जैसे शहर की बात करते हो, झारखंड कराची, तो 18% एचआरए मिलता है। मतलब ओवरऑल देखे तो मुझे, मैं फेलोशिप अगर अवेल कर रहा हूँ तो वो फेलोशिप है 36,550 रुपीज के लगभग आई थिंक। ओके, कंप्रीहेंशन है ये। इसमें हम लोग पैसेज वगैरह पढ़ते हैं कि पैसेज दिया रहता है, उससे 5 क्वेश्चन रहेगा, वो करना होता है। इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से क्लियर होता है, 5 का 5 क्वेश्चन सही हो जाएगा। सबसे 5-5 क्वेश्चन आते हैं, एवरेज 5-5 क्वेश्चन आते हैं। फिर कम्युनिकेशन है, संचार के माध्यम और सब कुछ इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको नोट्स प्रॉपर इंग्लिश में मिलेंगे। मैं एक्सप्लेन अच्छे से हिंदी में करूंगा, आप लोग बने रहिएगा चैनल से, आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग, इसके तो क्लासेस अभी मेरे चैनल पे चल रहे हैं, मैं क्लासेस डाल रहा हूँ मैथमेटिकल रीजनिंग के, आप लोग जाके देख सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग इसमें हम लोग पढ़ेंगे, इसमें भी बहुत कुछ है, इंडक्टिव डिडक्टिव ये सारी चीजें पढ़ने होंगी। तो हम लोग
लॉजिकल रीजनिंग में अच्छे से सब कुछ कवर करेंगे। फिर डीआई का है, डीआई भी 5 क्वेश्चन आता है, जिनका देखिए, जिनका ये पोर्शन मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, ये पोर्शन किसी का अच्छे से हुआ है तो डेफिनेटली उनका 5 क्वेश्चन डीआई में भी अच्छे से उठेगा। इसलिए मैं सबसे पहले अभी मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड पढ़ा दे रहा हूँ कि अभी से एग्जाम जो जून में होने वाला है, आप लोग को इतना टाइम मिलेगा कि आप मैथ्स के प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपका मैथ तो सही होगा ही 5 क्वेश्चन से, डीआई भी 5 क्वेश्चन सही हो जाएगा, डाटा इंटरप्रिटेशन, इसमें भी परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, इसी टाइप का मिक्सचर का क्वेश्चन रहता है। तो डीआई में एक आपको कुछ दे देगा डाटा, उसको इंटरप्रेट करना रहेगा कि कितना आंसर आ रहा है, 5 क्वेश्चन उससे रहेंगे, ठीक है। आईसीटी मतलब कंप्यूटर, एक तरह से समझिए आप, पढ़ना है थोड़ा सा रिसर्च, और कंप्यूटर का जो हायर एजुकेशन में रोल है वो सबको देखते हुए, तो ये आईसीटी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बेसिकली कंप्यूटर पढ़ना है, लेकिन थोड़ा रिसर्च, थोड़ा हायर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फिर पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट आ गया, यहाँ पर्यावरण और सब कुछ के बारे में पढ़ना है, जिसमें जितने भी समिट्स हुए, जितने भी आपका जो वेटलैंड वगैरह है, इन्वायरमेंट का मेसोफेयर, ट्रोपोस्फेयर, ये आइनोस्फेयर, ये सब चीजें हैं, वो सारे कुछ कितने आप कह सकते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज जो हैं, जो अब लुप्त हो रहे हैं, उन सब के बारे में यहाँ पढ़ेंगे पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में। फिर आएगा हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन में हम लोग पूरा पढ़ेंगे कि मतलब जो चाणक्य टाइम में एजुकेशन था, या जो कह सकते हैं हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय, ये सारे वहां से अंग्रेज लोग आया, उससे पहले जो एजुकेशन सिस्टम था गुरुकुल वगैरह, फिर अंग्रेज लोग आया, वो लोग एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या चेंजेस किए, क्या क्या नए नए एक्ट पास हो गए, फिर जो नेशनल एजुकेशन सिस्टम आया, आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आ गया, वो सब कुछ इसमें पढ़ेंगे हायर एजुकेशन में। मतलब शिक्षा का शुरुआत से शिक्षा आज तक जो है, ये सब कुछ इसमें कवर करेंगे। तो ये 10 यूनिट है, ये 10 यूनिट से 5-5 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 50 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहते हैं, मतलब 100 मार्क्स। इसमें अगर आप 30 to 40 स्कोर करते हो, और पेपर 2 जो है वो सबका अपना पेपर होता है, तो उसमें तो लोग ऑलमोस्ट स्कोर करते ही हैं, थोड़ा ध्यान देते हैं तो उसमें स्कोर हो जाता है, फेल होते हैं या टफ पड़ता है पेपर 1। तो पेपर 1 में अगर आप 30 से 40 क्वेश्चन स्कोर कर गए ना दोस्त, 30 क्वेश्चन कर गए, तो पूरा चांस होता है कि नेट क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि पेपर 1 में ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन लोग मान के चलते हैं कि सही कर लेंगे 100 में, 100 में 50 क्वेश्चन उधर से हुआ रहता है, और 30 क्वेश्चन लगभग यहाँ हो जाता है, तो 80 क्वेश्चन में चांसेस रहते हैं कि आप कट ऑफ क्लियर कर लोगे। 80 क्वेश्चन नेट के लिए एक एवरेज माना जाता है ना, कि एक इनफ है, 80 क्वेश्चन अगर हो रहा है ना, तो पूरे पूरे चांस बनते हैं कि आप नेट क्वालिफाई कर जाओगे। यही अगर आप उधर 40 क्वेश्चन पेपर 2 में स्कोर कर गए, अगर 40 क्वेश्चन कर गए, और 55 to 60 क्वेश्चन, या समझ लीजिए 50 क्वेश्चन ही अगर पेपर 2 में आपका हो रहा है, तो भी 90 से 100 के बीच अगर आपका स्कोर हो जा रहा है क्वेश्चन, तो आप सही कर ले रहे हो। 150 में मात्र 100 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। अगर आप 100 क्वेश्चन कवर कर ले रहे हो, 100 क्वेश्चन मतलब सही कर ले रहे हो, तो जेआरएफ गारंटीड हो जाएगा। कट ऑफ का जो अभी तक का एनालिसिस देखा जाए, तो 100 क्वेश्चन में माना जाता है कि कॉमर्स सब्जेक्ट या और भी जो सब्जेक्ट हैं उसमें आप देख लीजिएगा, कॉमर्स सब्जेक्ट से तो 100 क्वेश्चन में जेआरएफ हो जा रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट। तो ये देख लीजिएगा, तो इसमें हमें कोशिश करनी है कि 30 से 40, 29 तो सुनना ही नहीं है। 30 से 40, 42, 47, 50, 50 क्वेश्चन तो नहीं कर पाओगे, लेकिन 30+ क्वेश्चन सही करने हैं, है ना। पेपर 2 का क्या रहेगा, पेपर 2 का जो अपडेटेड सिलेबस है अभी आप लोग देख सकते हैं, हर सब्जेक्ट का अलग अलग है, तो मैं 82 सब्जेक्ट का यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाता, डेट्स वाई मैं नहीं किया हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा तो पेपर 2 का क्या है। अब एग्जाम कब होता है, कोविड से पहले जब पेंडेमिक आया 2019-20, जब पेंडेमिक आया उससे पहले अगर देखें तो हर साल जून और दिसंबर में एग्जाम हो रहा था। पेंडेमिक की वजह से ये एग्जाम के पैटर्न में थोड़ी गड़बड़ी हुई, इस साल से गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि शायद रिशेड्यूल कर ले, प्रॉपर फिर से आ जाए अपने ये में, इसलिए अभी जो एग्जाम लेना था वो ले ली, और जून में फिर एक एग्जाम होगा, और जून में अगर एग्जाम हो गया भाई साहब, तो दिसंबर में भी एक एग्जाम होगा। तो एग्जाम ये होता है जून और दिसंबर में, हर साल के जून और दिसंबर में होता है, कोविड के साल को एक्सेप्शन ले लें तो।
अब इससे रिलेटेड आपको अगर कोई भी क्वेरी है, जैसे अगर मैं बताऊं कि प्रिपरेशन का, तो कॉमर्स का और पेपर वन का बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में अभी जो मैं मैथ और रीजनिंग के क्लासेस डाल रहा हूँ वो देखिए, आपको खुद समझ आएगा। बाकी रिसर्च, टीचिंग, कम्युनिकेशन, आईसीटी, डीआई, ये सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ, हायर एजुकेशन वगैरह सब कुछ पढ़ाया जाएगा। तो ये सारा वीडियोस आप देखते रहिए, बने रहिए, जुड़िए चैनल से, ताकि आप एग्जाम क्वालिफाई कीजिए। सबसे बड़ी बात जो है इस चैनल में कि इसमें आपको, अगर आप यहाँ पढ़ते हैं, इस वीडियोस को आप देख रहे हैं, मतलब आप जेआरएफ कोचिंग वाला से जुड़ चुके हैं, आप हमारी फैमिली के मेंबर हैं, और फैमिली मेंबर से पैसे नहीं लिए जाते, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा पढ़ा रहा हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट सारे लेक्चर को अपलोड करूंगा, आप लोग बने रहिए, देखते रहिए, और अपने मंजिल को हासिल कीजिए, कामयाब हुई लाइफ में, पेरेंट का सर गर्व से ऊंचा रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।